नमस्कारम साथियों। मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पर अभी 17th बीपीएससी का मेंस देने के लिए जा रहे हैं। लगभग 21,000 बच्चे यहाँ पर मेंस के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं और मेंस जो कि आपका अप्रैल माह में संभावित है। जो बच्चे 71st का भी अगर देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, समझिए, मुख्य परीक्षा जो है वो नजदीक है। हार्डली आपके पास है 75 डेज। ऐसे में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपकी इसी दुविधा को देखते हुए चहल एकेडमी यहाँ पर आपके लिए मेंस की इंपॉर्टेंट थीम को कवर अप कराने के लिए यहाँ पर ये वाला जो है प्लान लेकर आई है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल फ्री में, जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स है वो यहाँ इन वीडियोस के माध्यम से कराई जाएगी। हम इन वीडियोस में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम की चर्चा करें, इससे पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा कोर सिलेबस क्या है और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। बीपीएससी के अगर हम सिलेबस को समझे तो सिलेबस में यहाँ पर हम समझते हैं कि मेंस में 5 पेपर होते हैं। जी हाँ, इन 5 पेपर में पहला पेपर होता है आपका हिंदी का, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। दूसरा पेपर जो हमारा इंपॉर्टेंट सबसे है जीएस 1। जी हाँ, जीएस 1 ये आपका यूपीएससी जैसा जीएस 1 नहीं है। बीपीएससी का अपना एक अलग पैटर्न है और उस पैटर्न में इसका जीएस 1 का पेपर 300 अंक का होता है। इस 300 अंकों में बात करें तो जीएस 1 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, जिसमें एक सेगमेंट होता है आपका इतिहास, दूसरा सेगमेंट होता है आपका करंट अफेयर और तीसरा सेगमेंट होता है दोस्तों डीआई। 3 सेगमेंट में हमारा जीएस 1 है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जीएस 2। जीएस 2 यानी हमारा अब ये तीसरा पेपर है, लेकिन है हमारा कौन सा, जीएस 2। ये जीएस 2 में हमारे जो कोर विषय होते हैं वो होता है एक हमारा पॉलिटी, दूसरा हमारा इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी और तीसरा होता है हमारा साइंस टेक। तो ये हमने समझा जीएस 1 के सब्जेक्ट, जीएस 2 के सब्जेक्ट। एक पेपर होता है आपका एसए का, ये भी आपका 300 नंबर का होता है। और चौथा पेपर होता है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल बाकी राज्य या फिर आपके यूपीएससी के ऑप्शनल के पैटर्न से अलग है। आप कहेंगे अलग कैसे है? देखिए, अगर आप किसी अन्य राज्य में पेपर दे रहे हैं, चाहे आप एमपी में कहीं पे भी अगर आप पेपर दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑप्शनल 250 अंक का लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल का जो पेपर होता है उसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी क्वालिफाइंग है। मतलब 100 में से आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स ही केवल लेकर आना है। तो मेन जो आपका जो डिसाइडिंग सबसे बड़ा फैक्टर है आपके रिजल्ट का, वो डिसाइड करता है आपके 2 जीएस प्लस आपका एसए। जी हाँ, ये दोनों सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इन्हीं में क्या थीम रहेगी उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा जीएस 1 है, जिसमें हमारे 3 सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है, जिसमें हमारा एक हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा डीआई है। इन हिस्ट्री के सेगमेंट्स को भी दोस्तों अगर हम यहाँ पर बांटे, यहाँ पर हिस्ट्री के सेगमेंट को भी, अगर हम इतिहास के भी सेगमेंट को अगर हम यहाँ पर बांटे, तो यहाँ पर कुछ कोर थीम्स हैं। जैसे कि एक थीम है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। क्या थीम है? राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। एक थीम है हमारी संस्कृति, जिसमें हम बिहार की प्रमुख संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और एक थीम है हमारे जितने हमारे प्रमुख राष्ट्रवादी जो नेता हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उन नेताओं के भी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है हमारे यहाँ पर नेहरू, महात्मा गांधी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसे कोर यहाँ पर थीम्स है जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हीं में आज जो हमारी क्लास की शुरुआत होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट थीम महात्मा गांधी से होने वाली है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का अगर आप एक बेस देखें, एक आधार देखें, तो कहां से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं। तो हमारी क्लास की भी परिचर्चा आज यहीं से शुरू होगी। जी हाँ, महात्मा गांधी के बारे में हम बात करें तो पहले समझते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं।
देखिए, इसमें पहले टाइप का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि ऐसे कारक के बारे में बताओ, ऐसे कारकों के बारे में बताओ जिन्होंने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में, जी हाँ, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। ठीक है, किसके रूप में? राष्ट्रीय नायक के रूप में। या जिन्होंने इसे जननेता बनाया, या इनको महात्मा जो है वो बनाया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिन्होंने महात्मा गांधी की पर्सनालिटी कैसे यहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर निकल कर आती है। दूसरे टाइप की दोस्तों अगर प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरे टाइप के प्रश्न में पूछा जाता है महात्मा गांधी से जुड़े सिद्धांतों को, महात्मा गांधी से जुड़े हुए मूल्यों को। किसके बारे में बात करते हैं हम? मूल्यों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे टाइप की अगर हम प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो इन्हीं मूल्यों में, इन मूल्यों में कैसे मूल्य पूछे जाते हैं? इनसे आपसे पूछा जाएगा सत्याग्रह, इनसे पूछा जाएगा आपसे अहिंसा, यहाँ पे पूछा जाएगा यहाँ पर अस्तेय, या फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इनके अपने जो है तीसरे टाइप में विचार। ठीक है, चौथे टाइप में आपसे पूछा जाएगा इन विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता, विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, प्रासंगिकता। और पांचवें टाइप में आपसे पूछा जाएगा तुलना। ये तुलना किससे होगी? ये तुलना होगी दोस्तों यहाँ पर, इनसे हो सकता है महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों की तुलना हो जाए, महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर के विचारों की तुलना हो जाए, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद के विचारों की तुलना हो जाए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों की तुलना हो जाए, महात्मा गांधी या फिर हम यहाँ पर कहें टैगोर जी के विचारों की तुलना हो जाए। मतलब ये तुलना के भी कुछ आधार हैं जिनसे बार बार प्रश्न बनते रहे हैं। आप भी जब इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, तो मेक श्योर कि आपका जो थीम है वो इसी के अराउंड हो। ये पूरा अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्नों की प्रवृत्ति इन्हीं 5 के अराउंड में घूमती है। तो हम चलते हैं प्रश्नों की पहली प्रवृत्ति पे, जहां हमसे पूछा जाता है कि भाई महात्मा गांधी कैसे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में, राष्ट्रीय यहाँ पर नायक के रूप में स्थापित हुए। तो राष्ट्रीय नायक के रूप में इनकी कैसे महत्ता है, इससे पहले हम इनके बारे में जीवन का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जो जन्म होता है ये यहाँ पर होता है 2 अक्टूबर 1869 को, जी हाँ, गुजरात में। और यहाँ पर एक बैरिस्टर फैमिली में, एक वकील के परिवार में जन्म लेने के बाद इनके भी शुरुआती तौर पर अपने व्यवसाय के रूप में किसको? वकालत को चुनते हैं। इसी वकालत के प्रक्रम में ये केस लड़ने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और वहां पर पहली बार ये यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का जो है वो भेदभाव जो है वो चलन में चल रहा है। इसी के संदर्भ में ये दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर 9 जनवरी, ठीक है, कब की बात है? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और भारत आने के बाद ये यहाँ पर किससे? गोपाल कृष्ण यहाँ पर जो है सो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, जो इन्हें कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप 1 वर्ष जो है वो भारत भ्रमण कीजिए। क्या कीजिए? भारत जो है आप 1 वर्ष भ्रमण कीजिए, आप जाइए बाहर, थोड़ा घूम घूम के आइए, देखिए भारत की परिस्थिति क्या है। और यही परिस्थिति आगे इन्हें महात्मा बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। कैसे समझेंगे अभी। तो इसके बाद क्या है, ये 1915 में यहाँ पर आते हैं और उसके बाद देश की स्थिति का जायजा लेते हैं। इसी देश की स्थिति के जायजे के क्रम में हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है हर जगह यहाँ पर ये जो है देख रहे होते हैं, और फिर ये देखते हैं कि अरे भारत इतना ज्यादा जो है क्या है, गरीब देश। यहाँ पर किसानों के पास अपना सर्दियों में भी पूरा शरीर जो है वो ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको पूरे वक्त का खाना तक नहीं मिलता है। हालात बहुत बद से बदतर है। और उसी समय यह भी अपना जो वकील का कोट जो इन्होंने पहना हुआ होता है उतार के खूंटी पे टांग देते हैं और धारण कर लेते हैं क्या? धोती, सिर मुंडवा लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लोगों में इससे पहले भी ऐसा नहीं था, नेता वेता नहीं थे, नेता थे, बहुत पढ़े लिखे
सब नेता थे, सब जाते थे जनता के बीच में बढ़िया अंग्रेजी में अच्छा भाषण वगैरह देते थे। ये जाते हैं कहते रहे मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर क्या है, मतलब एक जनता के साथ एक आत्मीयता स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं, जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जनता में वहां के लोगों की भाषाओं में अपना भाषण देते हैं, किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं। और यहाँ पर इसी बीच अगले ही साल 1916 में क्या हो रहा होता है, बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी जो हिंदू कॉलेज है उसकी नींव रखी जा रही होती है। वहां पे सारे नेता लोग सबके योगदान और चीजों की बात कर रहे होते हैं। ये वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो कॉलेज बन रहा है इसमें हमारे जो गरीब श्रमिक है उन्होंने भी तो अपने जवाहरात, उन्होंने अपने गहने बेच दिए हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन में ये गरीबों की, ये यहाँ पे लोगों की, इनकी भागीदारी की बात करते हैं। और उसके बाद आपको पता है 1900 यहाँ पर जो है सो उसके बाद 1917 चंपारण, फिर खेड़ा, फिर यहाँ पर जो है सो अहमदाबाद, खेड़ा, और ये सारे जो है आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलनों में ये जिस तरीके से जनता का नेतृत्व करते हैं, लोगों के बीच में इनका जो व्यक्तित्व है वो एक करिश्माई व्यक्तित्व की तरह जो है उभर कर आता है। लोग इनके सादे जीवन शैली से प्रभावित होते हैं, लोग इनके बोलचाल की भाषा से प्रभावित होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई इनके लिए एक मसीहा आ गया है जो इनको क्या करेगा, इन अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाएगा। और ये सारी चीजें मिलकर महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करती है। समझे आप लोग, किसके रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करती है। तो हमारा पहला प्रश्न था कि वो कौन से कारक है जो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करते हैं। उन सारी सिचुएशन को हमने समझा। अब महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में तो स्थापित हो गए, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर इनके कुछ विचार भी होंगे, इनके कुछ मूल्य भी होंगे। इनके मूल्य कहाँ से आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं? देखिए इनकी ओवरऑल क्या है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, राइट ना, नाथूराम गोडसे द्वारा इनको मार दिया गया। तब एक बात कही गई थी, कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। क्या है, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ कोटेशंस जो मैं यहाँ पे बोलूंगी। गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, क्या है, एक शरीर के रूप में तो मार दोगे, आत्मा का क्या करोगे? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। वो गांधीवाद क्या है? वो गांधीवाद है यहाँ पर इनकी विचारधारा। वो क्या है, इनकी विचारधारा। तो वो विचारधारा हम सबसे पहले बात करें, पहले ये समझते हैं कि इनके विचारों पर प्रभाव किसका है। गांधी जी के विचारों पर प्रभाव किसका है? इन प्रभावों की बात करें तो इनके व्यक्तित्व पर बहुआयामी प्रभाव हमें दिखाई देने को मिलते हैं। कैसे प्रभाव? बहुआयामी प्रभाव। ये बहुआयामी प्रभाव क्या होते हैं जी? बहुआयामी प्रभाव मतलब हर जगह से इन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो इनके पर हमें गीता का भी प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। गीता का प्रभाव, जैसे कि यहाँ पर एक गीता, यहाँ पर गीता का कैसे सर्वधर्म, ये सभी धर्म को क्या करते हैं, समान मानते हैं। तो ये हमें गीता का प्रभाव जो है हमें दिखाई देने को मिलता है। हम पे इन पे उपनिषद का भी प्रभाव दिखाई देता है। उपनिषद का प्रभाव कैसे? उपनिषद में यहाँ पर एक वर्ड है, क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। क्या है ये? ईशावास्यमिदं सर्वम। प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है, जिससे कहीं ना कहीं हमें अहिंसा वाली जो अवधारणा है वो दिखाई देने को मिलती है। हमें इनसे जैन जो मतावलंबी है, जैनों का जो सिद्धांत है पंच महाव्रत का, किसका? पंच महाव्रत का, उसका भी हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईसा मसीह का जो करुणा का सिद्धांत है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देने को मिलता है। तभी तो ये कहते हैं ना कि देखो कोई एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये जो फिलॉसफी है ये हमें कहाँ से दिखाई देती है? ये फिलॉसफी हमें ईसा मसीह के करुणा के सिद्धांत से दिखाई देती है। इनके ऊपर कुछ विचारकों का भी बड़ा प्रभाव है, जैसे जॉन रस्किन, उनकी किताब अनटू द लास्ट जो इनकी हिंदू स्वराज में दिखाई देती है। किसकी? यहाँ पर जॉन रस्किन। ठीक है, नाम याद रखिएगा ये आप लोग और एग्जाम में कोट कीजिएगा बढ़िया से। जॉन रस्किन। हेनरी डेविड थ्योरो, किसका है? हेनरी डेविड थ्योरो।
इनका भी हमें इनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। ये सारे प्रभाव मिलकर इनके आगे विचारों में परिलक्षित होते हैं, जिन विचारों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके विचारों को हम यहाँ पर जैन वाली फिलॉसफी से ही समझते हैं, जो कि है 5 महाव्रत। क्या है हमारे 5 महाव्रत। कौन कौन से हैं वो 5 महाव्रत? तो पहला महाव्रत है सत्य, दूसरा महाव्रत है अहिंसा, तीसरा महाव्रत है अस्तेय, चौथा महाव्रत है हमारे पास अपरिग्रह, और पांचवा महाव्रत है हमारे पास ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन पांचों महाव्रत की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें अगर सत्य का, तो इन्होंने बोला कि भाई जीवन में सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। सत्य का सर्वोपरि स्थान है। क्या स्थान है? सर्वोपरि है। सत्य सबसे ऊपर है, और सत्य ऐसा है कि आपके कर्म से, आपके मतलब आपकी जीवन पद्धति में, आपके व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। झूठ लमेश मात्र भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सत्य पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर बल देते हैं। इसी के संदर्भ में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सेकेंड, सत्य को हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनकी किताब है। क्या किताब का नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। इसमें इन्होंने बताया कि सत्य क्या, यहाँ पर कोई भी आंदोलन तब तक सफल ही नहीं हो सकता जब तक उसमें क्या हो, सत्य ना हो। यही सत्य, जिसको आगे हम कहेंगे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, ये सत्याग्रह क्या है? सत्य इसके साथ आगे बढ़ना, मन से, कर्म से, वचन से, सबके साथ यहाँ पर जो है मन क्रम वचन सबसे, छल से दूर रहने का प्रयास। क्या करना? छल से बिल्कुल ही दूर रहना जीवन में। इसके अलावा यहाँ पर सारे आंदोलनों को बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना। क्या इसकी कहीं सफलता भी देखने को मिलती है? इन्होंने इतना सत्याग्रह का पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य और अहिंसा, इसको अपने 2 प्रमुख हथियार माना था। क्या इन दोनों हथियारों के बदौलत क्या क्या हासिल हुआ? तो इन हासिलों के संदर्भ में हम देखते हैं कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो शुरुआती तौर पर क्या हुआ था, 2 अलग अलग भागों में जो हमें विभाजन दिख रहा था कांग्रेस का, इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के आगे चलकर इसके एकीकरण किया। ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एकीकरण करने को बढ़ावा दिया। इसके अलावा कांग्रेस का पूरा स्वरूप जनवादी कर दिया। लोगों को यहाँ पर आंदोलन से जोड़ा, रचनात्मक कार्यक्रम चलाए जिसमें लोगों की व्यापक भागीदारी हुई। तो कहीं ना कहीं अपनी सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और इसमें सबसे बड़ा जो इनका हथियार था वो था अहिंसा। अहिंसा क्या था? अहिंसा सिर्फ ये नहीं था कि आप किसी के ऊपर शारीरिक हिंसा नहीं कर रहे हैं, मन से, कर्म से, वचन से भी आपसे किसी को दुख ना पहुंचे, कोई लेश मात्र किसी का नुकसान ना हो, वो था यहाँ पर अहिंसा। यह केवल, इसके बारे में इन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं, अपितु नैतिक जीवन जीने का, कैसा जीवन जीने का? नैतिक जीवन जीने का, नैतिक जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। कैसा तरीका है? नैतिक जीवन जीने का मूलभूत जो है वो यहाँ पर तरीका है। ये प्रकृति का नियम है, आप इसे बदल नहीं सकते। ये मानव जाति का कैसा एक प्राकृतिक नियम है कि यहाँ पर आपको एक अहिंसा की तरह रखना है, और ये वही कर सकता है जिसको ईश्वर में अटूट भरोसा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कच्चे पंथी वाला नहीं कि अच्छा गए, ठीक है, हाँ भैया मैं तो अहिंसा को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, पता लगा थोड़ा गुस्सा आया, मार दिया चाटा। नहीं, वही फॉलो कर सकता है जिसको ईश्वर में अटूट भरोसा हो। और ये सबसे, लोग कहते हैं बेकार की बात मत करो, गुस्सा आएगा ना तो पीटोगे ही, राइट ना, हिंसा ही करोगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा व्यवहारिक मार्ग अगर कोई है तो यही है वो व्यवहारिक मार्ग। कैसे है वो व्यवहारिक मार्ग? हिंसा से आप एक बार किसी को मार लोगे, मन बेचैन रहेगा, फिर लड़ने जाओगे, फिर लड़ाई होगी। लेकिन अहिंसा एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में है। कैसे समाधान के रूप में है? दीर्घकालिक। तो इनसे पूछा गया कि एक बात बताओ,
क्या अहिंसा हर जगह जो है स्वीकार्य है? मतलब हर जगह पे यही, मतलब जीवन में कभी हिंसा करनी ही नहीं चाहिए? इन्होंने कहा नहीं, देखो समझाता हूँ। अहिंसा का पहली बात तो एक वर्ड टर्म लो। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल अहिंसक हो जाओ। बिल्कुल अहिंसक हो जाओगे तो धर्म संकट में चले जाओगे। किसमें संकट में? धर्म संकट में। जैसे कि मान लो खाना खाया तो पता चलेगा खाना कहाँ से आया? पेड़ को काट के, फसल को काट के फल खाया। फल कहाँ से आया? पेड़ से तोड़ा, पेड़ को भी दर्द हुआ। मतलब ऐसे तो कुछ जी ही नहीं पाओगे। पानी पियोगे तब भी लगेगा, सांस ले रहे हो तब भी लगेगा। मतलब क्या है? ऐसा नहीं पॉसिबल। मतलब जीवन में थोड़ा बहुत तो हिंसा आएगा ही आएगा, बिल्कुल अहिंसक नहीं हो सकते। दूसरा, मान लो कोई एकदम पागल इंसान आड़ी लेके, बिल्कुल तलवार लेके रोड पे चलता, सबको मारता काटता आ रहा है, तो थोड़ी ना अपना गला आगे कर दोगे, लो जी मार दो हमें, नहीं ना। मतलब यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर पागल इंसान आ जाए, कोई विषुप्त आ जाए, या कोई जानवर आ जाए हिंसक सा, और यहाँ पे कहे मैं वो सबको बिल्कुल यहाँ पर मार के खा रहा है, ऐसे में उसे मारना ही पड़ेगा, है ना। ऑल्दो उसको थोड़ा नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन ऐसे में उसको मारना ही तरीका होगा। कोई ऐसा आदमी हो जाए बिल्कुल सन की टाइप में, ठीक है, और रेपिस्ट हो, किसी महिला का शील भंग कर दे, रेप कर दे, उसको थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। मतलब उचित परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना, समझ गए। ऐसा नहीं कि अहिंसक है तो ठीक है, कोई आके हमको यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करके चला गया, बर्बाद करने दे और बोल दे हाँ भाई हम तो अहिंसक है, नहीं। अहिंसा और कायरता दोनों में फर्क है। इन्होंने क्या कहा? अहिंसा और कायरता में फर्क है। और अगर मुझसे पूछा जाए, किसने कहा मुझसे? मतलब मुझसे नहीं, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी? कि देखो, अहिंसा और अगर कायरता में किसी को चुनना पड़े, मतलब सॉरी, हिंसा और कायरता में अगर किसी को चुनना पड़े तो हिंसा को चुनना, कायरता को नहीं। ये नहीं कि हम तो हिंसक है तो नहीं पीटेंगे, अरे भाई बर्बाद करके जा रहा है कोई तो पीट देंगे, समझ गए बेटा बात। तो मतलब क्या है कि हिंसा और कायरता में किसी को चुनना पड़े तो किसको होगा? हम यहाँ पर हिंसा को चुनेंगे। ऐसा फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया बताया। तो ये हमने समझ लिया। हमने पंच महाव्रतों में देखो, सत्याग्रह समझा, अहिंसा समझा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या मतलब होता है अस्तेय का? एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से समझ आ जाएगा। रुको एक मिनट। हाँ देखो, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। ये चोरी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि आपने किसी का पैसा चुरा लिया। चोरी भी 3 प्रकार की होती है। आप कहेंगे 3 प्रकार की? कौन सी प्रकार की चोरी होती है भाई? समझो, देखो, अस्तेय की बात की। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना। ये चोरी शारीरिक हो सकती है। क्या हो सकती है? शारीरिक, या हम कह सकते हैं भौतिक। भौतिक क्या होगा कि मान लो आपने किसी का गले का चैन खींच लिया, किसी का सोने का कंगन चुरा लिया, किसी का पैसा चुरा लिया, फिजिकली फॉर्म में आपने ले लिया। किसी ने, एक होता है मानसिक। अब मानसिक में किसी का दिल चुरा लिया, वो नहीं कि किसी का नया बिल्कुल सुख चैन उड़ गया है, नहीं। मानसिक मतलब किसी को इतना यहाँ पर क्या है, किसी के थॉट, कुछ भी यहाँ पर जो उसके विचार चीजें थी, वो बिल्कुल आप क्या कर रहे हो? चोरी करके ले आए हो, और वो बेचारा इंसान बेचैन है। और यहाँ पर किस तरीके से एक होता है किसी के विचार, किसी का थॉट है और अपना विचार कह के परोस रहे हो। जैसे मान लो कहीं से कुछ पढ़ा, किसी ने बहुत अच्छा कोई आपको थॉट कहीं से सुना, उसके थॉट को, कई लोग होते हैं ना बिल्कुल अपना यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं अपने नाम से, पता चला वो कविता किसी और ने लिखी है और इन महाशय ने बस कट कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन लगा रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं विचारों की चोरी है, बेकार की बात मत करो, ये भी चोरी है। ये नहीं कि फेसबुक से या कहीं से किसी का स्टेटस बड़ा अच्छा लगा और कट कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, विचार की चोरी हो गई वो, समझ गए। तो शारीरिक चोरी, मानसिक चोरी, विचार चोरी, उनका किसी भी प्रकार की चोरी जो है वो नहीं की जानी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो सत्य, अहिंसा, इन सबको मानेगा ना, वो चोरी करेगा ही नहीं, समझ गए। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है एकत्र नहीं करना। क्या मतलब होता है? एक बार कलर फिर से चेंज करते हैं। क्या होता है इसका मतलब? एकत्र नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। क्या इकट्ठा नहीं करना? धन का एकत्रीकरण नहीं करना। और ये धन का एकत्रीकरण कैसे नहीं होगा? यहाँ पर मान लो अगर हर व्यक्ति को अपना श्रम के अनुसार जो है उसको मूल्य मिलना चाहिए। एक मिनट, जितना वो मेहनत करता है उसका मेहनताना मिलना चाहिए। लेकिन अगर इकट्ठा पैसा वगैरह आ रहा है तो उसको समाज के कल्याण में खर्च करना चाहिए, जिसे हम
ट्रस्टीशिप के नाम से भी जानते हैं, न्यासिता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आज सरकार देखो सीएसआर की अवधारणा लागू कर रही है ना। ये सीएसआर की अवधारणा क्या है? ये सीएसआर की अवधारणा कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप मतलब यही अपरिग्रह से ही संबंधित है। और उसके बाद इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, किसका? ब्रह्मचर्य का। ये ब्रह्मचर्य कैसे है? ब्रह्मचर्य इन्होंने कहा कि देखो जीवन में संयमता बहुत जरूरी है। संयमता कैसी आएगी? जब आप तामसिक भोजन नहीं करेंगे, पवित्र अच्छा अच्छा सोचेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। पता लगा यहाँ पर 3 इडियट मूवी की तरह एक रात एग्जाम से पहले गंदी गंदी मैगजीन फेंक दी जाए, अब वो पढ़ के अच्छे थॉट थोड़ी ना आएंगे। तो इन्होंने कहा क्या होगा? जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब आप स्वाध्याय करते हैं, और जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, उससे कहीं ना कहीं संयमता आएगी। संयमता आएगी तो ब्रह्मचर्य को बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मचर्य पे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपका अंदर का जो तपोबल है, जो आपका मन की जो बल की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, तो ये हमने इनके जीवन के मूल्यों से संबंधित विचारों को पढ़ा, जिसको हम लिख सकते हैं। अब आगे इनके कुछ खास विचार है, जो कि है किससे जुड़े हुए? समाज से जुड़े हुए, जो है इनके धर्म से जुड़े हुए, जो है इनके जाति से जुड़े हुए अथवा वर्ण से जुड़े हुए, और एक ओवरऑल हम इसका करेंगे शिक्षा, या फिर हम कहें समाज के रूप में भी हम इसका ओवरऑल एक कंपाइलेशन, हम एक सम अप करने वाले हैं कि क्या ओवरऑल है। सबसे पहले समझते हैं इनका एक सिद्धांत, सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय क्या था? ये पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। देखो, सर्वोदय का मतलब है सबका उदय। क्या है? सबका उदय। मतलब जैसे आज हमारी फिलॉसफी चल रही है ना, सबका साथ सबका विकास, ऑल्दो किसी पार्टी की टैगलाइन नहीं, सबका साथ सबका विकास। ये कैसे हो पाएगा? जब हम सर्वोदय करेंगे। सर्वोदय का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर इकोनॉमी को हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी लिख देते हैं भाई, अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पर आर्थिकी तौर पर अपने देश को मजबूत करेंगे। वो मजबूत कैसे करेंगे? जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था में भी हम नैतिकता को बढ़ावा देंगे। गांधी जी का एक कथन था, ये आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। क्या कोट था? कि धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृत देह के समान है। क्या है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, धर्म विहीन अर्थव्यवस्था किसके समान है? मृत देह के समान है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये। मतलब अर्थव्यवस्था में भी क्या होना चाहिए? धर्म का पालन होना चाहिए। कैसे धर्म का पालन होगा? कैसे सर्वोदय समाज होगा? सर्वोदय समाज तब होगा जब यहाँ पे मानव जो है वो दूसरे मानव को मानव समझेगा, सदुपयोगी मानेगा। मानव के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति होगी, प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति होगी जब मानव में नैतिकता आएगी, सदाचार आएगा, अच्छे मूल्य आएंगे, तब मानव का जो है वो सही मायनों में विकास होगा। और ये विकास कैसे होगा? मानव हमारे जो लोग हैं भारत में, वो गांव में रहते हैं। जब हम वास्तविक तौर पर ग्राम स्वराज लेकर आ पाएंगे। अब भाई ये ग्राम स्वराज क्या है? मतलब गांवों का शासन होगा। किसका होगा? गांवों का शासन। गांव का शासन कैसे होगा? गांव का शासन इस रूप में होगा कि गांव में जो भी कृषि भूमि है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, उस पे ग्राम सभा का अधिकार होगा। किसका? ग्राम सभा का। गांव में हम पशुपालन को बढ़ावा देंगे। गांव में या ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें, सभी व्यक्ति के सभी श्रमों को इस समाज में समान मूल्य दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई वकील है या फिर कोई नाई है, दोनों के काम का मूल्य समान माना जाएगा। आधुनिक सभ्यता की महात्मा गांधी बड़ी आलोचना करते थे। कहते थे ये जो आधुनिक सभ्यता है ना, ये उपभोक्तावादी है। कैसी है ये? उपभोक्तावादी है, जिसमें व्यक्ति क्या है, सिर्फ अपनी जीवन शैली में उपभोग पे ध्यान दे रहा है। इस शैली में वो आधुनिकीकरण, पूंजीकरण, मशीनीकरण के बड़े आलोचक थे। उनका कहना था ये जो मशीनीकरण है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? श्रम का समापन कर रहा है। भाई हमारे लोग मेहनत कश लोग, काम करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं मशीनों के आगमन से ये जो
श्रमिक है ये कहाँ जाएंगे, लघु कुटीर उद्योगों का नाश हो जाएगा। तो जरूरी है हम इसकी बजाय किस पे ध्यान दें, हम इसकी बजाय जो है समाज कल्याण के लिए हम लघु कुटीर उद्योगों पे ध्यान दें, हम यहाँ पर ग्राम पे ध्यान दें, जिससे हमारा सर्वोदय संभव हो पाए। अब बात करते हैं इनका वर्ण व्यवस्था पे। किस पे बात करेंगे हम, वर्ण व्यवस्था पे। वर्ण व्यवस्था पे दोस्तों मैं बात करूं तो वर्ण व्यवस्था में गांधी जी इसके बड़े हिमायती थे, और यही कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो इनका ये मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये एक दैवीय व्यवस्था है। कैसी, दैवीय मतलब देवताओं द्वारा वर्णित। अब देखो ऋग्वेद जो है ना, देवताओं द्वारा वर्णित, देवताओं द्वारा वर्णित व्यवस्था दैवीय। ऋग्वेद का एक यहाँ पे छंद है पुरुष सूक्त छंद, उसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण से ब्रह्मा के मुख से निकले, जो क्षत्रिय है यहाँ भुजा से निकले, जो वैश्य है वो कमर से निकले, जंघाओं से निकले, और जो शूद्राज है वो यहाँ पर क्या है आपके चरणों से निकले। तो उन्हीं के आधार पर उसको दैवीय व्यवस्था माना जाता है। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के इतने हिमायती थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई वर्ण व्यवस्था को, कोई हिंदू हिंदू अगर वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता तो भाई मैं तो उसे हिंदू ही नहीं मानता। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे देखो मुस्लिम्स के लिए जो है वो यहाँ पर कुरान, ठीक है, ईसाइयों के लिए बाइबल जरूरी है, वैसे हिंदू के लिए वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखना जरूरी है। वो इतने हिमायती थे। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है, क्योंकि भाई देखो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के आधार पर समाज में काम बटे हुए हैं। अब सोचो 4 वर्णों के लोग यही काम करेंगे तो अपना अपना काम करेंगे ना, कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा समाज में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, ये 4 लोग जो है, जो 4 ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र है, यहाँ पर जो है क्षत्रिय है। ब्राह्मण अपना पढ़ने का, वेदों का, पंडितगिरी का काम करेगा, उसके बच्चे भी वही करेंगे। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई औपचारिक जो है वो प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, सब ऑलरेडी ट्रेंड होंगे। क्यों ट्रेंड होंगे भाई, माता पिता से बच्चों में गुण भी तो जाते हैं, तो जब वो गुण जाएंगे बच्चे ऑलरेडी ट्रेंड होंगे। इन्होंने कहा भाई इससे हमारे काम करने में भी क्या होगी, कार्य कुशलता जो है आएगी, संसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण जो है वो बना रहेगा, क्यों यहाँ पर जो है नियंत्रण रहेगा, लोग अपने काम पे ध्यान देंगे और सब अपना अपना काम करेंगे ना, तो थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जुड़ेंगे। ठीक है, उनसे पूछा गया भाई ये तो जो आप वर्ण व्यवस्था बता रहे हो ये समानता का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, ये जो समानता है ना, जिस समानता की बात कर रहे हो, समानता आत्मा की है, शरीर की नहीं। किसकी नहीं है, शरीर की नहीं है, आत्मा की समानता है। आत्मा में हम सब बराबर है ना भाई, कि ईश्वर से मिल जाएंगे। शरीर में कोई बहुत मजबूत, कोई यहाँ पर जो है कम वाला भी हो सकता है। और इसी आधार पर वो उनसे कहा एक बात बताओ, ये जो वर्ण व्यवस्था में जो जाति प्रथा है इसका क्या। इन्होंने कहा देखो मैं वर्ण व्यवस्था का हिमायती हूँ, जाति प्रथा का नहीं। जाति प्रथा में भी ठीक सिस्टम था, लेकिन ये जो छुआछूत है ना, छुआछूत, ये बेकार चीज है, इसको हटाना पड़ेगा। और इसी के लिए इन्होंने 1932 में अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना भी की। कहा अच्छी बात है कर दी, लेकिन कहा ये छुआछूत हटेगी कैसे बाबा, ये तो बताओ। इन्होंने कहा हट जाएगी, हमें इसके लिए स्वर्णों का, स्वर्ण मतलब जो यहाँ पर ऊंची जाति वाले हिंदू थे उनका क्या करना पड़ेगा, हृदय परिवर्तन। दिल बदलो सब बदल जाएगा। क्या कहा, हृदय परिवर्तन करना आवश्यक होगा। और भाई वर्ण व्यवस्था में लोग अपना पैतृक व्यवसायों का चयन करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे तो अच्छी चीज है ना, रहने दो। इसी बात पर महात्मा गांधी की यहाँ पर आलोचना बहुत ज्यादा होती है। क्यों आलोचना होती है भाई, आलोचना होती है, अम्बेडकर कहते हैं एक बात बताओ, आपके जैसा राष्ट्र नायक जब लोगों का हृदय बदल नहीं पाया तो बाकी लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि बाकी किसी से उम्मीद करना कि हृदय बदल जाएगा, बेकार की बात है। मतलब भाई जब यहाँ पर हमारा नायक, जब हमारा पिता हृदय नहीं बदल पाया तो बाकी से उम्मीद करना व्यर्थ की बात है। दूसरा, आज दुनिया में डेली नए व्यवसाय आ रहे हैं। सोचो आज रोबोटिक्स आ गया, एआई आ गया है, ब्लॉकचेन आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। भाई उन 4 वर्णों में से किसको कहाँ क्या रखोगे। तो इन नए व्यवसायों में ये जो वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था है बेकार की बात, सूट ही नहीं करती है। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है,
भाई कोई दैवीय व्यवस्था नहीं होती, आप ऐसा मान रहे हो कि भाई वो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण वाला सिद्धांत है। अरे नहीं भाई, नियम जो है इंसानों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। तो अगर मनुष्य द्वारा निर्मित नियम है तो बदले भी तो जा सकते हैं। इसकी बात करते हैं। फिर एक बात होती है कि आप ये कहते हो कि वन व्यवस्था में लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। हर व्यक्ति आध्यात्मिक थोड़ी ना होता है, ठीक है? तो ये भी बेकार वाली बात है। इस आधार पर इनकी इस चीज की आलोचना की जाती है। तो ये हमने इनका पढ़ा, किसके बारे में विचार, वन व्यवस्था के बारे में विचार। अब थोड़ा हम इनको समअप करते हैं, किसके आधार पर, हम इसको समअप करते हैं सामाजिक विचारों के सिद्धांत पे। सामाजिक में, अब सामाजिक में देखो कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे पहला हम समानता की बात करें तो महात्मा गांधी समानता पर तो बल देते थे। कैसी समानता, मानव मात्र की समानता, कि सभी व्यक्ति यहाँ पर मानव होने के नाते सभी समान है, किसी का किसी के साथ कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमेशा धार्मिक सद्भाव पे बल दिया। इवन कई बार उन पे आरोप भी लगता है कि 1920 में 1919 के टाइम पर वह यहाँ पर क्या हो गए हैं, असहयोग आंदोलन के साथ साथ वो खिलाफत को जिस तरह लेकर आए, कहीं ना कहीं उन पे तुष्टीकरण का आरोप लगता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के रूप में देखा। उनका प्रिय भजन क्या था, उनका प्रिय भजन भी देखो ये था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कि वो हमेशा यहाँ पर जो है क्या है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन तेरो नाम। यहाँ पर जब वो रघुपति राघव राजा राम गाते हैं तो वहां पर आगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने की बात करते हैं। फिर हमने सामाजिक में हमने वन व्यवस्था के संदर्भ में भी देखा। इसके अलावा अस्पृश्यता को वो जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अस्पृश्यता को कहीं ना कहीं वो जो है, एक सेकेंड, हाँ, अस्पृश्यता को ये जो है तोड़ने का, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी शिक्षा के संदर्भ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा में ये हमेशा मौलिक शिक्षा की बात करते थे, बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, जो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और इसीलिए सरकार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आ रही है ना, ये शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर बल देते थे। व्यवहारिक मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख लो और कुछ यहाँ पर कोई काम मांगने जाओ काम ही ना मिले। भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को यहाँ पर कुछ कौशलता, यहाँ पर कुछ कौशल शिक्षा भी दे सके। इसके अलावा ये यहाँ पर इन्हीं की शिक्षा के संदर्भ में वर्धा योजना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर बच्चों को जो है मुफ्त और यहाँ पर जो है सो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जा रही है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेशन, नैतिक मूल्यों के समावेशन पर ये जो है वो विशेष बल देते थे, जिससे शिक्षा को आगे जो है हम वो बहुत प्रासंगिक बना सके, बच्चे जो है वो नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा ले सके। और ये सारी चीजें आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट की गई है। लैंगिक समानता पे उनका विशेष बल था, इसीलिए आजादी की लड़ाई में हमने देखा महिलाओं की भी व्यापक तौर पर जो है वो हमें भागीदारी देखने को मिलती है। ये महिलाओं को अबला कहने के बड़े सख्त खिलाफ थे, कहते थे महिलाएं अबला नहीं है, वो तो सबसे बड़ी सबला है, सबसे ज्यादा सबल है, जो यहाँ पर जो है किसी को भी पीछे छोड़ सकती हैं। यहाँ पर आर्थिक समानता का उन्होंने जो है वो किया कि किस तरीके से हम ग्राम स्वराज के माध्यम से हम अपना आर्थिक विकास जो है कर सकते हैं। स्वच्छ भारत को जो है हमेशा स्वच्छता पे बड़ा जो है वो महत्व देते थे, इसीलिए सरकार देखो स्वच्छ भारत कैंपेन लेकर आई ना, कि इनको ही हम, इनकी जब 150वीं पुण्यतिथि थी है तो हम उसमें इनको जो है हम क्या कर सके, उनको हम इनको समर्पित कर सके। लेकिन बात ये, इन्होंने जो इतने सारे विचार दिए, एक बात बताओ, इसकी अगर हम पहले हम आलोचना करेंगे, हम फिर प्रासंगिकता करेंगे। एक बात बताओ, आज की डेट में दुनिया कैसी है, पूंजीवादी है कि नहीं है, बताओ। पैसा सबसे बड़ी चीज, ठीक है, बोला भी जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस रुपया के दौर में अगर हम सीधा बिल्कुल सादगी, पैसा नहीं कमाएंगे जीवन नहीं जिएंगे, अगर ऐसा सोच करके रह गए तो भाई दुनिया में बड़े पीछे बच जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर बात है कि आज दुनिया ही पूंजीवादी की है। आज अगर हम ऐसी परिस्थितियों में अगर हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देंगे तो भारत पीछे रह जाएगा। दूसरा, दुनिया है भूमंडलीकरण की, है ना। बहुत साल पहले एक ऐड आता था, किसका, नोकिया का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब दुनिया मुट्ठी में हो रही है और हम सिर्फ ग्रामीण में टिके रहे तो हमारा देश पीछे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। भूमंडलीकरण के दौर में देश अलग थलग होके रहे संभव सा दिखाई नहीं पड़ता है। और आज की डेट में क्या आप वर्ण व्यवस्था स्वीकार करोगे क्या, हाँ बताओ।
नहीं स्वीकार करोगे ना, तो वन व्यवस्था की भी यहाँ पे स्वीकार्यता नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल एक तरीके से वैसी बात हो गई कि यहाँ पर मार्क्स कह के गया था, क्या मार्क्स यहाँ पर कह के गया था कि वर्ग संघर्ष, वर्ग समन्वय की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है सो जिस तरीके से बात कर रहे हैं स्टेटलेस की, कि राज्य जो है बिल्कुल इस तरीके से चीजें करेगा, ग्राम स्वराज आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। परंतु प्रश्न ये है, क्या सच में अव्यवहारिक है? नहीं। अगर आज हम विश्व की चुनौतियां देखें तो हमें लगता है कि गांधी एक उपयुक्त समाधान था। कैसे समाधान था उसको देखें। आज दुनिया में एक बात बताओ, इतना पूंजीवाद किए जा रहे हो, आर्थिक विषमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आर्थिक विषमता मतलब दुनिया में पैसा कुछ ही देशों के पास जा रहा है और देशों में भी कुछ लोगों के पास ही जा रहा है। एक व्यक्ति पूरा अमीर हो रहा है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। कोविड के बाद हमने कितना भयंकर संकट देखा है। कोविड क्या हुआ, भूमंडलीकरण का हो गया ना प्रभाव। एक जगह बीमारी आई, दूसरी जगह फैलती गई और उसने आगे देखो अभी कितना बड़ा इम्पैक्ट दिया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, समाज में आज की डेट में सांप्रदायिकता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इतना ज्यादा धार्मिक तनाव होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो किसका परिचायक है? उपभोक्तावादी संस्कृति का। किसका परिचायक है? उपभोक्तावादी संस्कृति का। इस उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से तो जलवायु परिवर्तन की आज इतना बल मिल रहा है। ऐसे में मुझे बताओ, गांधी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? गांधी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गांधी यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कि भाई आर्थिक विषमताओं को पाटा जाए। और यही रीजन है कि सरकार या हमारे देश में डीपीएसपी में आर्थिक संसाधनों के समतापूर्ण वितरण पे बल दिया गया है। गांधी बात करते हैं कि या फिर हम बात करें डीपीएसपी में गांधीवादी मूल्यों को जो है यहाँ पे जगह दी गई है। सरकार मनरेगा या फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आती है जिसमें यहाँ पर क्या हो, ग्रामीण क्षेत्र के भी जो अगर कौशल विहीन भी अगर लोग हैं तो उनको भी यहाँ पर क्या हो, रोजगार दिया जा सके। कौशल शिक्षा कार्यक्रम लेकर आ रही है। सांप्रदायिकता को अगर हम यहाँ पर कम कर सके, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा सके, तो हमारा समाज कितना शांतिपूर्ण होगा, देश कितना आर्थिक प्रगति करेगा। उपभोक्तावादी संस्कृति को कम कर सके, जिसमें अभी सरकार लाइफ जो है मिशन लेकर आई है, ताकि हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जी सके, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को रोकने में नेट जीरो जो हमारा टारगेट है 2070 तक हम हासिल कर पाएंगे। इसको प्राप्त करने में एक बड़ी सहायता होगी। हमारा देश जो हमारा 2047 विकसित भारत का जो हमारा सपना है, वो सपना पूरा करने में गांधीवादी मूल्य एक बड़ी प्रासंगिक भूमिका जो है वो निभाने वाले हैं। तो उसमें गांधी जो है हमारे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस पूरे सेगमेंट में हमने गांधी से जुड़ी हुई सारी अवधारणाओं को पढ़ा। एक कॉन्सेप्ट है हमारा गांधी के साथ कंपैरिजन बाकी लोगों का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले में, जिसमें हम सबका थोड़ा संक्षिप्त परिचय और तुलना साथ में कर लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई और मेंस की तैयारी आपके साथ कर रहा हो उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।